वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं शीतल राजपूत। उत्तर प्रदेश में कल शपथ लेने वाले मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो चुका है। जितिन प्रसाद को टेक्निकल एजुकेशन विभाग मिला है, पलटू राम को सैनिक कल्याण और होम गार्ड विभाग मिला है। यूपी के चुनाव में जातियां किसी भी पार्टी की जीत और हार का बड़ा फैक्टर होती हैं। चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले योगी आदित्यनाथ ने कैबिनेट विस्तार के जरिए जातियों के अंक गणित को साधने की कोशिश की है। कैबिनेट में जिस हिसाब से क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाए गए हैं, वो यही बताते हैं कि किसानों के आंदोलन और प्रदर्शन से सरकार को कुछ फर्क तो पड़ रहा है। चुनाव से सिर्फ 4 महीने पहले मोदी का फॉर्मूला योगी ने अपना लिया। जातियों को साथ लिया गया, खुश कर दिया गया। फॉर्मूला क्या था, इसे समझने के लिए आपको 2 तस्वीरें देखनी पड़ेंगी। जुलाई में नरेंद्र मोदी कैबिनेट में उत्तर प्रदेश के 7 चेहरों को शामिल किया गया। 1 ब्राह्मण, 3 दलित और 3 ओबीसी। बिल्कुल इसी फॉर्मूले पर योगी भी चले। 26 सितंबर को जब योगी कैबिनेट का विस्तार हुआ तो उसमें भी 1 ब्राह्मण, 3 दलित और 3 ओबीसी समुदाय के लोग मंत्री बनाए गए। योगी सरकार के मंत्री परिषद विस्तार में 1 ब्राह्मण, 3 दलित और 3 ओबीसी को बहुत सोच समझ के जगह दी गई। सिर्फ सामाजिक संतुलन का ही ख्याल नहीं रखा गया, बल्कि क्षेत्रीय संतुलन भी देखा गया। पश्चिम, पूर्वी उत्तर प्रदेश और अवध तीनों को प्रतिनिधित्व दिया गया। समीकरण साधने के साथ साथ यह भी ख्याल रखा गया कि ब्राह्मण को अगर बड़ी कुर्सी मिलती है तो ज्यादा कुर्सी ओबीसी और दलित कोटे को मिले। बीजेपी का विनिंग फॉर्मूला है जातीय समीकरण और क्षेत्रीय समीकरण को मिला दो और विजय हासिल कर लो। इन 7 लोगों के शपथ लेते ही योगी कैबिनेट भी पूरी हो गई। ब्राह्मण समुदाय से चेहरे थे जितिन प्रसाद। उन्हें शामिल करके उत्तर प्रदेश के 11% ब्राह्मणों तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की गई। ओबीसी कोटे से धर्मवीर प्रजापति को मंत्री बनाया गया। धर्मवीर प्रजापति माटी कला बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं और ओबीसी के बड़े चेहरे हैं। दूसरे ओबीसी मंत्री बने छत्रपाल गंगवार, कुर्मी समुदाय से आते हैं। और ओबीसी कोटे से तीसरी मंत्री बनी संगीता बिंद। जबकि दलित कोटे से भी 3 मंत्री बनाए गए। पलटू राम दलित हैं, बलरामपुर से जीत कर आए हैं। दिनेश खटिक एससी कोटे से आते हैं, मेरठ के हस्तिनापुर से विधायक हैं और संघ के कार्यकर्ता हैं। संजीव कुमार भी एससी कोटे से मंत्री बनाए गए। योगी कैबिनेट विस्तार की एक खास बात और रही। डॉक्टर संगीता बिंद, संजय गौड़, दिनेश खटिक जैसे नेता 2017 में पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए और पहली बार में ही मंत्री बन गए। यानी बीजेपी ने नए चेहरों पर कैबिनेट विस्तार में भरोसा जताया है। ये अमित शाह का फॉर्मूला है जिसका प्रयोग अब योगी आदित्यनाथ ने किया है। नए चेहरों को मौका देकर एंटी इनकम्बेंसी को कम करने की कोशिश की गई है। उत्तर प्रदेश में अधिकतम 60 मंत्री बनाए जा सकते हैं और इस शपथ ग्रहण के साथ ही योगी कैबिनेट पूरा हो गया। 60 सदस्यों के कैबिनेट में अगड़ों और पिछड़ों को बराबर बराबर की हिस्सेदारी देने की कोशिश की गई। योगी सरकार में अगड़ी जातियों के 26 मंत्री हो गए, पिछड़ी जातियों के 23 मंत्री, अनुसूचित जातियों के 9 चेहरे हो चुके हैं। मंत्रिमंडल में 1 सिख और 1 मुस्लिम चेहरा भी हो चुका है। कैबिनेट विस्तार योगी आदित्यनाथ का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि 42 जिलों की 300 सीटों पर इसका सीधा असर पड़ने जा रहा है। कैसे, वो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इस विस्तार से न केवल अगड़ी जातियां खुश हैं, बल्कि पिछड़ी और दलित जातियों में भी खुशी की लहर है। बीजेपी का मानना है कि चुनाव से ठीक 4 महीने पहले ऐसा करके उसने अपनी सीटों को सेव कर लिया है। कैबिनेट में अगड़ी जातियों में सबसे ज्यादा सीटें ठाकुर और ब्राह्मणों को मिली हैं, जबकि सबसे कम कायस्थ को। अगड़ों में 8 ब्राह्मण, 8 ठाकुर, 5 वैश्य, 2 भूमिहार, 3 खत्री और 1 कायस्थ हैं। पिछड़ों में 5 कुर्मी, 3 जाट, 3 लोध, 3 मौर्य और कहार, 2 मंत्री गुर्जर, गरड़िया, निषाद, नोनिया, चौहान, सैनी, यादव और इतने ही राजभर समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व मिला है। और उत्तर प्रदेश का जो चुनावी अतीत है पिछले 3 दशकों का, वो विशुद्ध से जाति और धर्म आधारित है। क्षेत्रीय क्षेत्रपों ने जातीय गुणा गणित का इस्तेमाल करके उत्तर प्रदेश में 8 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी ने उनका ही फार्मूला उनसे छीन लिया और उसी में धर्म का तड़का लगा करके उसको एक बड़ा फर्क प्रदान किया, जिसका परिणाम है 2014, 2017 और 2019 के नतीजे। थंपिंग मेजॉरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी आई।
उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी का वोटर सवर्ण माना जाता है परंपरागत रूप से, लेकिन जब राजपूत मुख्यमंत्री बन जाए तो ब्राह्मणों के नाराज होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि ये दोनों हमेशा से प्रतिद्वंदी रहे हैं। योगी आदित्यनाथ को सीएम बनाने के बाद ब्राह्मण वोट बैंक को साधने की कोशिश में जितिन प्रसाद को मंत्रिपरिषद में जगह दी गई, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के पुराने ब्राह्मण चेहरे उतने बड़े ब्राह्मणों के चेहरे नहीं थे जितने कांग्रेस से आए जितिन प्रसाद थे। जितिन प्रसाद धौरहरा सीट से चुनाव लड़ चुके हैं। उनके पिता जितेंद्र प्रसाद राजीव गांधी और नरसिम्हा राव सरकार में राजनीतिक सलाहकार रह चुके हैं। 2004 में वो पहली बार शाहजहांपुर लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर में ब्राह्मणों की अच्छी खासी आबादी है और इन 3 जिलों में जितिन प्रसाद काफी पॉपुलर हैं। जितिन प्रसाद को लाने का मतलब क्या है, इसे ऐसे समझिए। उत्तर प्रदेश में 40% ओबीसी वोटर्स हैं, जबकि ब्राह्मण करीब 11% और दलित करीब 21%। यानी ब्राह्मणों और दलितों को मिलाकर कुल वोट प्रतिशत 42% के आसपास हो जाता है। ओबीसी वर्ग में से यादवों के एक बड़े हिस्से को हटा दे तो ये वोट बीजेपी के खाते में 2014 से जा रहा है। लेकिन जाटव समाज से एक बड़े हिस्से को छोड़ दे तो दलित वर्ग बढ़ जाता है। लेकिन बीजेपी के इस प्लानिंग से अब वोटों का संतुलन भी बनाने की कोशिश हुई है। ब्राह्मण कार्ड खेलना बीजेपी के लिए जरूरी हो चला था, क्योंकि विपक्षी दल लगातार बीजेपी पर ब्राह्मण विरोधी होने का आरोप लगा रहे हैं। खास तौर से विकास दुबे और खुशी दुबे प्रकरण के बाद समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी जैसे दल भी जिलों जिलों में प्रबुद्ध सम्मेलन करके बीजेपी की टेंशन बढ़ा रहे थे और लक्ष्मीकांत वाजपेयी जैसे बड़े नेता हाशिए पर पड़े हुए हैं। ऐसे में जितिन प्रसाद को कैबिनेट मंत्री का पद देना बीजेपी के लिए किसी संजीवनी से कम नहीं है। दिनेश शर्मा उप मुख्यमंत्री, श्रीकांत शर्मा ऊर्जा मंत्री, ब्रजेश पाठक कानून मंत्री, ब्राह्मण चेहरे से ये तीनों बड़े नाम, तीनों कैबिनेट मंत्री। योगी कैबिनेट में 53 मंत्रियों के मंत्रिमंडल में 9 मंत्री यानी 17% ब्राह्मण पहले से मौजूद थे। और तो और जुलाई महीने में मोदी सरकार ने जब कैबिनेट का विस्तार किया तो लखीमपुर खीरी के सांसद अजय मिश्रा टेनी को भी जगह दे दी गई, यानी 4 ब्राह्मण चेहरे उत्तर प्रदेश के हो गए। इसके बाद भी जितिन प्रसाद की जरूरत बीजेपी को क्यों पड़ी, इसके पीछे कुछ तो खास बात होगी। दरअसल जितिन प्रसाद कांग्रेस में रहकर ब्राह्मणों के कल्याण के लिए बेहद एक्टिव रहते थे। ब्राह्मण चेतना मंच नाम का संगठन बनाकर वो ब्राह्मण तबके के युवाओं को अपने साथ जोड़ने की मुहिम चलाते रहे। यूपी में ब्राह्मण कल्याण बोर्ड के गठन का मुद्दा भी उठा चुके हैं, इसलिए बीजेपी को लगता है कि अगले चुनावों में वो इन्हें कैश कर सकती है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और योगी आदित्यनाथ सरकार से ब्राह्मणों की नाराजगी का विषय चर्चायाम है। इस बात की हर पॉलिटिकल पार्टी कोशिश कर रही है कि 2014, 17 और 19 में ब्राह्मण मतदाता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ इंटैक्ट था, तमाम कारणों से अगर नाराज हुआ है तो उसको अपने पाले में किया जाए। इसलिए प्रबुद्ध सम्मेलन हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी तो इसके लिए बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे में ब्राह्मणों को तवज्जो देना न्यूनतम आवश्यकता थी भारतीय जनता पार्टी के लिए, और जितिन प्रसाद को संभवतः इसी उपाय का एक हिस्सा बनाया गया है। लेकिन जितिन प्रसाद को आगे बढ़ाने के चक्कर में बीजेपी में पहले से मौजूद ब्राह्मण चेहरों को दरकिनार करना पड़ा है। लक्ष्मीकांत वाजपेयी इनमें से एक हैं। 4 बार विधायक रह चुके हैं, उत्तर प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, फिर भी पार्टी ने उन्हें याद नहीं किया। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि लक्ष्मीकांत वाजपेयी की उम्र 70+ हो चली है, जो मोदी और अमित शाह के फॉर्मूले पर फिट नहीं बैठती। दूसरी तरफ बीएसपी और एसपी जिस तरह से ब्राह्मणों को लेकर एक्टिव हुई थी, उसने बीजेपी के कान खड़े कर दिए थे। बीएसपी ने अयोध्या से ब्राह्मण सम्मेलन की शुरुआत की और अपने सियासी समीकरण को साधने की कोशिश शुरू कर दी। मायावती ने ब्राह्मणों को साधने की जिम्मेदारी सतीश चंद्र मिश्र और पूर्व मंत्री नकुल दुबे को दी थी। अखिलेश ने अपने 5 ब्राह्मण नेताओं को एक्टिव कर दिया था और भगवान परशुराम की भव्य प्रतिमा लगाने का भरोसा देने लगे थे। इसलिए इन सबकी काट बीजेपी ने जितिन प्रसाद के तौर पर ढूंढी है। सरकार के कार्यकाल के बाद कहीं ना कहीं कुछ लोगों में सरकार को लेकर नाराजगी रहती है। इस सरकार में तमाम चीजें हैं। किसान आंदोलन एक तरफ चल रहा है, उसको लेकर लोगों के बीच में नाराजगी है। कोरोना मिसमैनेजमेंट को लेकर नाराजगी है। ओबीसी में नाराजगी है कि उनको उचित प्रतिनिधित्व तो नहीं मिला। तो एंटी इनकम्बेंसी तो कहीं ना कहीं है। सरकार ये जो मंत्रिमंडल विस्तार 5 महीने पहले हुआ है, इसका कोई बहुत औचित्य नहीं था, सिवाय इसके कि सारे जातीय समीकरण साधने की कोशिश की गई है।
अगर कैबिनेट विस्तार का मोदी मॉडल काम कर गया तो बीजेपी बहुत फायदे में रह सकती है। ऐसे में सिर्फ दो चीजें बीजेपी के इस फायदे को नुकसान में बदल सकती है, पहला किसान और दूसरा जाट। तो बड़ा ही दिलचस्प है यूपी का जातीय अंक गणित। उधर जाटों की नाराजगी दूर करने का भी पूरा प्लान योगी आदित्यनाथ ने तैयार कर लिया है। कैबिनेट विस्तार में इसकी एक झलक भी दिखाई दी। योगी के पास एक बैकअप प्लान भी है। अगर जाट नहीं मानते तब क्या करेगी सरकार? तब उसके पास कौन से विकल्प होंगे? ये डिटेल्ड रिपोर्ट देखिए। इस वक्त बीजेपी की सबसे बड़ी चिंता वाला कोर इलाका है वेस्ट यूपी, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने इसकी काट खोज ली है। वेस्ट यूपी के ज्यादातर किसान जाट समुदाय से हैं। पश्चिमी यूपी में 17% जाट हैं। इनका वेस्ट यूपी की करीब 90 सीटों पर सीधा प्रभाव दिखता है। 2017 में 90 सीटों में से 72 सीटों पर बीजेपी जीत गई थी। 2019 में जाट बहुल 14 लोकसभा सीटों पर बीजेपी की जीत हुई, लेकिन जाट वोट हाथ से गया तो दलित वोट बीजेपी को वेस्ट यूपी में बचाएगा। चुनावी रणनीति में बाकी पार्टियां ये देखती हैं कि किस वोट बैंक में सेंधमारी करनी है। भारतीय जनता पार्टी ये देखती है कि कौन सा वोट बैंक खतरे में है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि अगर जाट वोटों का नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई पश्चिम से दलित वोटों से की जा सकती है। इसीलिए उधर से दलित मंत्रियों को बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई कि अगर जाट वोटों का नुकसान हो तो दलित वोटों से भरपाई की जा सके। पश्चिमी यूपी में बीजेपी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इसलिए पहले जाटों की जगह गुर्जरों को साधने की कोशिश हुई, पर मूर्ति पॉलिटिक्स में बीजेपी फंस गई। अब जाटों की जगह दलितों को लुभाने की कोशिश की जा रही है, पर यह कितना काम करेगा? मंत्रिमंडल विस्तार में पश्चिमी यूपी का रिप्रेजेंटेशन लिया गया। वैसे तो बहुत बैलेंस बनाने की कोशिश की गई है। ईस्टर्न से भी 3 लिया गया, वेस्टर्न से भी 3 लिया गया है, सहारनपुर को आप बीच में मान सकते हैं। लेकिन वेस्टर्न यूपी से 3 चेहरों को लेकर कहीं ना कहीं एक मैसेज तो दी ही गई है, क्योंकि जो किसान आंदोलन को लेकर नाराजगी है, जो जाटों में वहां नाराजगी है, तो एक बड़े वर्ग को साथ लेकर चलने की कोशिश की गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।